और भाई तो भाई पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। अभी हम फिज़िक्स लाइक बेसिक मैथ्स का भाई लेक्चर 5 शुरू करने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले एक बार देख लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ, तो भाई यहाँ से शुरू हुआ था कि भाई हमने फेज़ डिफरेंस और फेज़र डायग्राम ही पढ़ा था, है ना। भाई जो फेज़ क्या होता है, फेज़ जो होता है भाई वो थीटा ही होता है, यही फेज़ होता है। फेज़ डिफरेंस निकालने का भाई एक तरीका मैंने बताया था। फेज़ डिफरेंस क्या होता है भाई, एंगल डिफरेंस बिटवीन टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो छोड़ो भाई, ये तो हम माइनस करके ऊपर में से नीचे माइनस कर दिया, बस निकाल लिया, ठीक है। ये तो ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। मेन चीज़ ये थी कि भाई हमने फेज़ डायग्राम से इतनी जल्दी जल्दी करना है, ऐसे चुटके में करना सीखा था, है ना। और भाई जो ये था कि हमने ये भी देखा था कि भाई जो कॉस होता है वो साइन से भाई π/2 आगे होता है। और हमने भाई ये अब अगर हम ये फेज डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी भाई देखो ये साइन है, ये कॉस है, तो फिर 90 डिग्री आगे है, तो π/2 आगे है ना। भाई हमने मतलब भाई ये तो रिविजन करवा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं भाई। फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखी थी हमने, ये भी पिछले लेक्चर देख लेना अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो, है ना। अब यहाँ से शुरू होता है भाई आज का लेक्चर, है ना। वैसे तो यहाँ से शुरू होता है लेकिन ये भी कराया था मैं, है ना। तो जो AP होता है, AP क्या होता है भाई, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। मतलब भाई कि जो इसमें डिफरेंस है ना इन नंबर्स के बीच में, ये कांस्टेंट है। तो भाई ये इसे जो है इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो भाई जैसे ये है, ये एक में एक ऐड किया 2, 2 में एक ऐड किया 3, 3 में एक ऐड किया 4। वैसे भाई 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6। ऐसे भाई मतलब अगर हम देखें तो फिर भाई ये कांस्टेंट है भाई। 2 यहाँ पे 2 है, जैसे भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि भाई तो जैसे n-1 करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो n जैसे हमने 8 ले लिया तो 8 माइनस n-1 6 वाली हो गई है, 8 - 6 2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। इसका भाई 3 - 2 1 है, ठीक है। और भाई वी फाइंड नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। भाई अभी मतलब जैसे अब 17 नहीं सही, ये वाला तो नहीं है ना, जैसे 12 है, इसमें भाई अगर हमें अगली टर्म निकालने क्या होगी, भाई कॉमन डिफरेंस 2 है, तो फिर 2 प्लस कर देंगे तो 14, तो इससे नेक्स्ट टर्म आ गई, है ना। जैसे फर्स्ट टर्म है ना, ये सब मैंने लिख दिया, तो कॉमन डिफरेंस वही भाई nth टर्म माइनस n-1 nth टर्म, है ना। nth टर्म क्या होती है भाई, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1d। a जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, n-1 जो nth टर्म हमें निकालनी है, n-1 मतलब एक माइनस करेंगे, और d जो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और भाई सम ऑफ n टर्म्स को क्या होता है कि भाई n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, कि भाई n टर्म का जो निकालना है हमें, तो भाई n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है। और भाई जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो a + n-1d था, तो अगर हम वो करें तो ये 2a + n-1d, तो n/2 2a + n-1d, ठीक है। भाई अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, 10th टर्म निकालनी है और सब ऑफ फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a + n-1d, तो a क्या है 7, n-1 10 - 1 × 4 मतलब 11 - 7 क्या हुआ 4, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हम ये प्लस करेंगे तो 43 आ गया। भाई सम निकालने की क्या था, n/2 जो है a और भाई nth टर्म, तो क्या हो गया n तो हो गया 10/2 7 + 43, तो ये 250 आ गया, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन थे कुछ, है ना। अभी GP क्या होता है, GP क्या होता है भाई, GP होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये ना मल्टीप्लाइंग सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच नेक्स्ट टर्म कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग प्रीवियस नंबर विद अ फिक्स्ड नंबर, दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बोलते हैं ऐसे कि मतलब भाई जैसे अब ये देखें तो 1 में 3 मल्टीप्लाई होकर 3, 3 में 3 मल्टीप्लाई होकर 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई होकर 27, है ना। तो भाई ये जो 3 है ये जो है कॉमन रेशियो हो गया, और ये जो है भाई ये ऐसे मल्टीप्लाई करके लाए जा रहे हैं। तो एक तरह से भाई हम अब ये देखें, अगर हम इसकी वो देखें फॉर्म में देखें, एक्सप्रेशन देखें, तो AR जो है कॉमन रेशियो R हम लिख लेते हैं, AR² मतलब AR × R, तो AR², AR³ AR⁵ ऐसे कर लिया भाई हमने। तो वैल्यू जो nth टर्म की होती है ना, वैल्यू ऑफ nth टर्म वो होता है a × R⁻n - 1। ये फॉर्मूला है भाई, ये तो याद करने पड़ेंगे। क्या है, a × R n - 1, a × R⁻n - 1। कॉमन रेशियो क्या हो गया, ये तो है भाई, क्या है कॉमन रेशियो भाई, जब हमने नेक्स्ट टर्म के लिए मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हमें कॉमन रेशियो निकालनी है तो भाई जो nth टर्म है -n - 1 टर्म मतलब डिवाइड बाय n-1 टर्म कर देंगे, तो 3/1 3 आ गया, 9/3 3 आ गया, तो कॉमन रेशियो जो है ऐसे निकाल लेते हैं भाई। अब जो सम ऑफ n टर्म्स है ना भाई, जो सम ऑफ n टर्म्स है ना, जिस सम के लिए, तो भाई वो a/1 - R निकाल लेते हैं। भाई तुम बोलोगे ऐसे कैसे निकल जाएगा यार, ये तो ऐसे नहीं निकलना चाहिए भाई, ये बस उसके लिए ही वैलिड है अगर R जो है वो <<1 होता है,
तो भाई अब क्या है ना, फिजिक्स में जो है ना यही मतलब आर इक्वल टू मतलब लेस देन 1 का ही मतलब यूज़ आता है। मतलब फिजिक्स में सिर्फ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह चैप्टर्स में हर जगह आर लेस देन 1 ही आता है। मतलब इस ऐसा ही यूज़ होता है। जो बाकी मतलब और मतलब अगर हमें समझना होगा ना, अगर आर 1 से ज़्यादा हुआ तो उसको भाई समझने के लिए बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, और उसकी लाइक हमें अभी ज़रूरत नहीं है नीट में भाई, क्योंकि भाई नीट में जो है बस इतना ही ये यूज़ होता है भाई। तो बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, A/1 - R या फिर A/1 - कॉमन रेशियो। ठीक है, अब जैसे भाई ये रेशियो दे रखा है, तो भाई अगर हम देखें इसमें A1 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, 1/4 मतलब 1 से कम है ना। तो फिर भाई समझो हो गया 1/1 - 1/4, ये करके 4/3 आ गया भाई। अब ये जो है भाई ऐसा क्यों है भाई कि लाइक भाई ये जो अगर 1 से ये कम है तो भाई इतना आ जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है ये भाई। मतलब भाई कुछ भी यहाँ पे तो हमने n लिखा ही नहीं, तो भाई मतलब कोई सी भी टर्म हो भाई उसका सम इतना ही आएगा। तो क्या है भाई, जैसे हम जा रहे हैं भाई, है 1/4 घटा, फिर यहाँ पे और घट गया और घट गया और घट गया भाई, ये घटे ही जा रहा है, तो भाई इतना कम हो जाता है कि ये नेग्लिजिबल ही हो जाता है। तो इसका सम भाई गुणा करने का मतलब ऐड करने का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं भाई, जो पहले के होते हैं उनका ही होता है, इसलिए भाई अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ जाता है। ये फॉर्मूला जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 और बहुत सारे टर्म्स का सम निकालना हो तभी यूज़ करो। मतलब भाई अगर 1-2 का सम निकालना है तो 1-2 का फॉर्मूले की ज़रूरत है भाई, फॉर्मूले की ज़रूरत है, ऐसे ही ऐड कर दो भाई नॉर्मली। जैसे भाई 2 का निकालना है तो 1 + 1/4 ऐसे ऐड कर दो भाई, हो जाएगा आराम से। तो फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है, बस अगर बहुत सारी टर्म्स निकालनी है ना उसके लिए बस हमने ये वाला फॉर्मूला बता दिया, आर जब कॉमन रेशियो जब 1 से कम है, और भाई ये यूज़ होता है नीट में। ठीक है, अब भाई ये तो क्वेश्चन था कि ये JP है या नहीं। ठीक है, ये तो ईजी सा है बिल्कुल भाई। अब देखो जैसे एक वो था कि मतलब फिजिक्स में कैसे आएगा, इन इलेक्ट्रोस्टैट V जो होता है वो KQ/R होता है ना। तो भाई ऐसे दे दिया कि जो चार्ज है वो 1/0 पे, मतलब ग्राफ में 1/0 पे, 2/0 पे, 3,4,0 मतलब ऐसे प्रेजेंट है। तो भाई हम देख लेंगे कि भाई ये जो R जो हो गया डिस्टेंस हो गया, तो भाई अगर मतलब वो ओरिजिन से डिस्टेंस देखे तो 1 मतलब इतना 1 मीटर दूर है, फिर 2 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है, तो KQ/1 2 है ना। अगर हम इसे KQ को बाहर निकाल लें तो भाई ये देखो GP की फॉर्म में आ गया। भाई ये देखो ये 1 से कम ही है ना डिफरेंस, 1/2 - 1 करेंगे तो ये 1/2 आ गया, तो 1 से कम है भाई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 - 1/2, तो फिर 2 आ गया, तो 2 ये हो गया भाई। ठीक है, अब भाई हाँ जैसे भाई कुछ चीज़ तो भाई कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस हो जाएंगे। पांच रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज हाफ ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। इफ फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 10 तो फिफ्थ रेजिस्टेंस बताओ। भाई अब इसमें क्यों फॉर्मूला लगाना है, इसमें को अपनी कुछ से कर लो भाई, हाफ घटे जा रहा है, तो भाई 10 फिर 5 फिर 5/2 5/4 5/8 ये आ गया फिफ्थ वाला भाई। इतनी जल्दी हो गया, इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है भाई, है ना। ये भी भाई मतलब सेम ही क्वेश्चन था उसके जैसा, इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है ना। अब भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अब भाई तुमने लाइक अगर तुम IPL या क्रिकेट देखते हो तो उसमें भाई जब भी हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ जो आता है भाई देखो वो कभी भी ऐसे ओवर बाय रन नहीं आता, वो हमेशा रन जो होता है ये एक्सिस नंबर पे Y एक्सिस पे होता है, और जो ओवर होता है वो X एक्सिस पे होता है। तो भाई ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अभी रुको, ये मत पढ़ो भाई, ये मत पढ़ो, अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, अभी वो छोड़ो, चलो ये क्वेश्चन अभी दिया सोचो तुम। ठीक है, इतने जब मैं इतने और चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तुम इतने सोचना। ठीक है, अब जो ग्राफ जो है ना ये ऑलवेज भाई दो फिजिकल क्वांटिटी में बनता है। एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी इधर, एक फिजिकल क्वांटिटी इधर, दो में ही बनता है ना। जब आप लेकिन भाई जब आप फॉर्मूला देखोगे तो भाई 99% तो जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें भाई 3 फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे भाई इसमें भाई S = V/T, मतलब VT, A = V/T, मतलब इसमें देखो 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, 2 3 है ना, भाई इसमें 3 हो रहा है। तो भाई लेकिन जो है ग्राफ ऑलवेज 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में बनता है, और जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है ना वो जो फॉर्मूले में होती है उसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि भाई ग्राफ में भाई एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, Z एक्सिस ऐसे होता है। भाई हमें अभी पेपर में कैसे बनाएंगे ये, एक ये हो गया Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस, एक ही पेपर में कैसे बनाएंगे। जहाँ तक है भाई ग्राफ ऐसे ही बनता है, 2 फिजिकल क्वांटिटी से बनता है, और जो Z एक्सिस वाला है हमने उसे कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब भाई जैसे ये है भाई, ये तो बड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है यार, कैसे समझाऊँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, समझते हैं। देखो भाई, देखो ये Y एक्सिस है, X एक्सिस है ना। तो भाई अब जैसे जो Y होता है ना इज अ फंक्शन ऑफ X, भाई ये जो ना X का फंक्शन होता है, मतलब Y ना डिपेंड्स ऑन X। अच्छा जी, जो Y है वो X पे डिपेंड करता है, लेकिन जो X है जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है,
अब समझ गए भाई, मतलब जो y है डिपेंड्स करता है x पे। अब मैंने जो पहले पूछा था कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो भाई जो रन होते हैं वही ओवर पे डिपेंड करते हैं ना, मतलब ओवर तो चलते ही रहेंगे। अब वो बैट्समैन पे डिपेंड करता है ना कि रन कितने बनाएगा। ये तो है नहीं कि भाई रन जो है तो इतने रन बनाएगा तब मैं इतने ओवर डालूंगा, ऐसा तो होता है। ओवर जितने हैं उतने ही रहेंगे, रन जो है ओवर पर डिपेंड करते हैं बस। इसलिए भाई बिकॉज रन डिपेंड्स ऑन ओवर, इसलिए भाई ये वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। जो वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो वाई एक्सिस होता है ना वो वर्टिकल लाइन है वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, है ना, वर्टिकल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। और जो एक्स एक्सिस है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ वाई इज 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर वैल्यू ऑफ वाई इज 0। भाई अब कुछ लोग बोलते हैं भाई वाई एक्सिस तो बस वर्टिकल लाइन है। भाई वर्टिकल लाइन तो फिर यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी तो हो सकती है वर्टिकल लाइन तो ये भी थी। लेकिन भाई क्या ये वाई एक्सिस है? नहीं भाई, ये वाई एक्सिस थोड़ी है। वाई एक्सिस तो वो है जहाँ पे भाई एक्स की वैल्यू 0 होती है ना भाई। अब भाई जैसे एक ये हमने एक वो ले लिया पॉइंट, तो x, y है ना, तो जब भी हम ऐसे वो बनाते हैं ना कि पॉइंट का वो लिखते हैं, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, x, y लिखते हैं, ठीक है। फिर जो x क्या हो गया, x का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये x हो गया, ठीक है। और y क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, भाई ये जो है ये y हो गया। समझ गए भाई, समझ गए? पर समझा दिया मैंने खिचड़ी को। जी सर, आगे बढ़ते हैं। ओ सर नहीं भाई, भाई बोलो तुम मेरे को। कुछ लोग भाई भैया भैया बोल रहे हैं, भाई भैया मत बोलो भाई, भाई बोल लो मेरे को। तो भाई जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? अब जैसे भाई ये है, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब भाई इसमें हमने एक ये भाई एक वो थी लाइन थी भाई, एक रेखा थी, है ना भाई। तो ये ओपी जो लाइन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, कैसे निकालेंगे भाई? अगर अब देखा जाए तो ये जो है ये 0, ये तो ओरिजिन पे है और ये एक्स वाई दे रखा है। तो भाई जो ये जो है भाई फिर ये एक्स हो गया, अगर ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो भाई ये देखो, ये तो भाई वो बन गया भाई, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो भाई अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालने तो क्या होता है, √x² + y², तो भाई ऐसे निकल गया अगर ओरिजिन से बन रहा है तो। अब भाई अगर हवा में हो फिर कैसे होएगा भाई? फिर कैसे होएगा? अरे फिर भी देख लो ना भाई, जगह x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये x1 हो गया और ये जो है ये x2 हो गया। तो ये जो है ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई x2 - x1। सिमिलरली भाई ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो ये डेल्टा y कितना हो गया, मतलब डिफरेंस कितना हो गया कि y2 - y1, ये इतना हो गया भाई। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी ऐसे निकल गया भाई। और जो भाई जैसे अब एक्स एक्सिस से भाई कोई अब एन लाइन ऐसे खींच दी, तो इसमें भाई एक्स बढ़ रहा है, वाई कौन, अच्छा देखो नीचे देख लेते हैं, ठीक है। अब भाई देखो ये जो एक्स वाई एक्सिस ये हमने ग्राफ बना रखा है ना, इसमें भाई अगर वाई में भाई वाई के अलॉन्ग ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी तो भाई वाई इंक्रीज हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, ठीक है। जो एक्स के अलॉन्ग खींच दी तो एक्स इंक्रीज हो रहा है। अब भाई ऐसे खींच दी तो एक्स और वाई दोनों ही बढ़ रहा है ना भाई। अगर हम देखें कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, है ना, तो भाई इसे जो है ना इसे स्लोप बोलते हैं। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसे स्लोप बोलते हैं और इसे भाई एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई ये जो है ये कितना हो गया भाई, स्लोप क्या हो गया, स्लोप इसे बोल दिया हमने, ठीक है, स्लोप इसे बोल दिया, तो ठीक है। अब क्या था, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये भाई ये होता है स्लोप, ये होता है भाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज बाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अब भाई अगर हम देखें तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये तो भाई ये तो p/b हो गया भाई, p/b राइट एंगल में तो भाई tan थीटा होता है, तो tan थीटा होता है भाई। ये तो यहाँ पे अगर थीटा है तो भाई तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो भाई m जो होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना जी भाई। अब एक बार भाई स्लोप की फील समझते हैं भाई, स्लोप की फील समझते हैं भाई। अब देखो भाई जैसे अब भाई एक ग्राफ बना हुआ है ना, अब भाई यहाँ पे हमने 2 लाइनें खींच दी, एक भाई इतनी है, एक लाइन इतनी है, तो भाई किसका स्लोप ज़्यादा है भाई? ये तो दिख ही रहा है ना कि भाई देखो यहाँ और यहाँ से किसका स्लोप ज़्यादा है, जो जितना ज़्यादा उठा हुआ है भाई। देखो एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो भाई स्लोप तो इसका ही ज़्यादा हुआ ना, जो जितना ज़्यादा उठा हुआ है उसका स्लोप ज़्यादा है। अब भाई अगर हम समझे तो जैसे भाई जो स्लोप है वो tan थीटा होता है, तो ये y1 हो गया, y1 x तो सबका दोनों का सेम है, देखो x दोनों का सेम है, ठीक है। y1 जो है ये कम है,
और y2 जो है ज़्यादा है, तो y2 ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। और भाई हमने देख लिया उठा हुआ होता है भाई, हमने फील भी समझ ली भाई, है ना। अब जैसे भाई ये है, अब ये तो भाई क्वेश्चन सा हो गया, ये तो क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन देखो गया भाई, मतलब भाई ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री रखा है, तो हमने tan थीटा लगा लिया, तो 1/, अब ये भी समझ लो भाई 1/√3, 1 और √3 अभी प्रूव हो गया कि भाई देखो यहाँ पे 30 डिग्री था tan थीटा, तो फिर भाई ये सबसे छोटा स्लोप है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, है ना। अब भाई अगर जैसे मान लो ऐसा ग्राफ है और एक ऐसी रेखा खींची हुई है और यहाँ पे भाई P पे, Q पे, R पे, तो भाई कहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा भाई, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, तो स्लोप जो है PQR दोनों सब पे सेम ही होएगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है। ये हमने भाई एक पॉइंट देख लिया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट। एंगल में, अच्छा क्वेश्चन है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, मतलब भाई इसे स्लोप बोलते हैं क्या, हैं जी। अरे पागल हो गया भाई, स्लोप तो tan थीटा को बोलते हैं, थीटा को स्लोप नहीं कहते भाई, tan थीटा को बोलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है घटिया सा, ठीक है। अब भाई जैसे अब ये हमने 3 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, A B और C, 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल और सेम सी लग रही है भाई, तो इसमें भाई किसका स्लोप ज़्यादा होगा, ये अल्फा बीटा और गामा वो है भाई, किसका स्लोप ज़्यादा होगा भाई, स्लोप तीनों का सेम है भाई, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, ठीक है, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ठीक है। अब भाई वो दे रखा है हमें, एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे भाई लेटी हुई लाइन है, मतलब एक ऐसी जो एक्स एक्सिस से वो है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए, तो स्लोप ऑफ लाइन में tan 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे तो tan 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, कुछ बन नहीं रहा, तो भाई तो 0 हो गया स्लोप, तो जो tan थीटा है स्लोप, अब देखो अगर हम देखें तो भाई y0 कितना हो गया, y0 तो है ही नहीं, मतलब क्या y0 बोल रहा हूँ, डेल्टा y तो है ही नहीं, डेल्टा x जो है, चलो डेल्टा x अगर हमने ये मान लिया, डेल्टा y तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो बड़ी नहीं रही वैल्यू, बड़ी नहीं रही, डेल्टा y 0 हो गया, तो स्लोप का क्या होता था डेल्टा y अपन डेल्टा x, भाई अगर डेल्टा y 0 हो गया तो स्लोप तो 0 हो गया ना। कैसे प्रूव हो गया कि भाई जो लेटी हुई लाइन होती है उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब जो खड़ी हुई लाइन होती है इसका स्लोप जो है इन्फिनिट हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि भाई अब क्या फॉर्मूला होता था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, भाई डेल्टा y चलो ये है, डेल्टा x तो बढ़ी नहीं रहा, डेल्टा x 0 है, मतलब डेल्टा x तो बढ़ी नहीं रहा, ठीक है, तो डेल्टा x 0 हो गया, तो भाई अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर देते वो इन्फिनिट होता था ना, तो इसलिए भाई जो वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है वो इन्फिनिट होता है, देखो इन्फिनिट सही भाई, यहाँ पे 0 स्लोप, ये इन्फिनिट, ठीक है। ओके और भाई देखो अब ये कोई ऐसी लाइन है, ये देखो ये उल्टी बना दिया, स्लोप हमेशा ऐसे बनता है ना, इन्होंने ऐसी बना दी ऐसी, तो भाई जो लाइन उल्टी रहेगी ना तो फिर उसका स्लोप नेगेटिव में आएगा भाई। अब जैसे भाई 150 डिग्री दे रखा है तो tan 150 डिग्री हो गया -1/√3, तो ये m आ गया, इसलिए भाई ये उल्टी है, तो फिर भाई लाइन उल्टी लेटेगी तो उल्टा स्लोप या फिर नेगेटिव स्लोप होगा। अच्छा भाई अब देखो ये सब समराइज कर देते हैं, एंगल जो है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, अगर भाई 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम है तो स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा भाई। अगर यहाँ से देख लो 90 डिग्री से कम है स्लोप तो ये जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ से देख लो 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, ऑब्ट्यूस है, अगर ऑब्ट्यूस है मतलब ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तो 0 आएगा, अगर भाई थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 आएगा भाई, ठीक है। और अगर 90 डिग्री है तो इन्फिनिट आएगा, अगर भाई ये जो थीटा है ये देखो ये 90 डिग्री बना हुआ है तो भाई ये इन्फिनिट आएगा, अभी अभी सबको बताया ना। बस भाई अच्छा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।